हेलो एवरीवन, प्रीलिम बूस्टर सीरीज रिवीजन डे 5 के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आरओ और एपीएस दोनों ही एग्जाम को टारगेट करके हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं और आज का हमारा देखा जाए जो टॉपिक है एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत हम गुप्त काल से और गुप्तोत्तर काल के प्रश्नों को यहाँ पर रिवीजन करेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक करंट अफेयर्स में है उसमें हम हिस्ट्री और सोशल इशू के क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ यहाँ पे जुड़िए, सारे प्रश्नों को यहाँ पर देखें, उनको हल करें, रिवीजन जो भी आपने किया है देखें उसमें आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं, कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं और जो गलतियां होती हैं सेशन समाप्ति के बाद वापस से एक बार जाकर उस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। और फिर अगले दिन के यहाँ पे टॉपिक पे स्विच होना है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर जो गलतियां की हैं उसको सुधारने के लिए एक बार और रिवीजन। एक बार तो आपने पहले पढ़ के आए होंगे, फिर सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, ये सेकंड टाइम आपका रिवीजन होगा और फिर जो गलतियां हो रही हैं एक बार फिर से जाके आप रिवीजन आज शाम को फिनिश करेंगे। उसके बाद अगले दिन यहाँ पर देखा है तो अगले टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। चलिए आज के सेशन में देखते हैं टॉपिक आज क्या क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। ऑप्शन में है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। देखा जाए तो गुप्त काल में एक चीज बहुत आम देखने को मिलती है कि शासकों के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों स्थितियों में शासन संभालने के साथ ही या विभिन्न विजयों के पश्चात कई सारी उपाधियां धारण की जाती हैं और ये उपाधियां आपके प्रश्नों के रूप में बनी हुई हैं, पूछी गई हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन के चलिए आंसर यहाँ पे देखते हैं। परम भागवत की उपाधि किसको दी गई है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें इसमें पहले का जो आंसर है देखा जाए तो आपके लिए एक उपाधि यहां पर जो एक है विक्रमांक और शकारी। ये उपाधियां भी परम भागवत धारण करने वाले व्यक्ति ने धारण की हैं और इनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। एक और उपाधि इनको दी जाती है विक्रमादित्य की, ठीक है। तो कई सारी उपाधियां हैं जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय को प्राप्त हुई हैं, उन्होंने धारण की हुई थी, जिसमें से आपको जो क्वेश्चन के रूप में पूछा है परम भागवत, तो परम भागवत को धारण करने का आंसर यहां पर होगा फर्स्ट का सी, इसको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ विक्रमांक, सकारी, विक्रमादित्य, ये भी सारी उपाधियां इनके द्वारा धारण की गई हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई है, की उपाधि किसने प्राप्त की थी। यहाँ पे समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की या गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो पृथिव्या प्रथम वीर ये उपाधि यहाँ पर किसको प्रदान की गई थी, किसने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर इसमें क्या होगा, ABCD में इसका सही आंसर क्या है। बहुत आसान सा है। यहाँ पर अगर हम देखें, आपको जानते हैं, अगर हिंट के रूप में मैं कहूँ तो यहाँ पर गुप्त काल में भारत के नेपोलियन की भी इन्हें उपाधि दी गई है और ये उपाधि किसे दी गई थी, समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए होगा, पृथिव्या प्रथम वीर, या फिर हम कह सकते हैं भारत का नेपोलियन। ये दोनों ही विजय यहां पर देखा जाए तो इनके द्वारा धारण की गई ये कुछ उपाधियां रही हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था उनका नाम क्या है। ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है स्कंदगुप्त और डी है रामगुप्त। तो हूणों को पराजित करने वाले जो शासक हैं उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है ये बताएं। ABCD में से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। यहां पे देखिए हूणों को एक वर्ड और यहां पर गुप्त साम्राज्य में देखा जाए तो प्रयोग किया जा रहा था, हूणों को म्लेच्छ भी कहते थे, ठीक है। और इनको पराजित करने का जो श्रेय जाता है, जिन्होंने पराजित किया था वो थे स्कंदगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे है स्कंदगुप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको सी है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हूणों को म्लेच्छ भी कहा जाता है और इसकी भी जानकारी हमें एक लेख से यहाँ पर मिलती है, ऐहोल अभिलेख से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सूची क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको, ठीक है। एक तरफ यहाँ पे अधिकारी दिए गए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर उनके विभाग उनसे रिलेट करके दिए गए हैं। नीचे कूट करके आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, इसका आंसर आप बताना है। देखिए अधिकारियों में है महाबलाधिकृत सेनापति, महादंडनायक न्यायाधीश, संधि विग्रहिक युद्ध मंत्री या युद्ध एवं शांति विषय और भंडारगाराधिकृत राजकोष का अधिकारी। तो आपको ये बताना इनमें से कौन सा सही सुमेलित है और उस हिसाब से यहाँ पे कौन सी सूची सही होगी। पहला है 1 2 3 4, दूसरा है 3 2 1 4, तीसरा है 4 1 3 2 और चौथा है 3 2 4 1। तो राइट आंसर इसमें से क्या होगा, समझ लीजिए ये भी आपका गुप्त साम्राज्य से
गुप्त साम्राज्य में देखें विभिन्न अधिकारियों के एक प्रशासनिक व्यवस्था की जो जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है कालिदास के द्वारा। ठीक है, कालिदास ने यहाँ पर अपने लेख में इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी है अपने ग्रंथों के माध्यम से, जिसमें गुप्त काल की एक प्रशासनिक व्यवस्था में कौन किस पद पर था, कौन सा कार्य यहाँ पर करता था। तो इसको लेकर के अगर हम देखें, इसको मिलान करते हैं, आप अपने अपने आंसर को चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप आंसर दे चुके होंगे। इसमें महाबलाधिकृत जो होते थे उनको सेनापति, अर्थात कि गुप्त काल के सेनापति को हम यहाँ पर क्या कहते थे, जो विभाग होता था, अधिकारी का नाम होता था महाबलाधिकृत। इसी तरीके से न्याय करने की जो व्यवस्था होती थी वो न्यायाधीश के पास होती थी, और न्यायाधीश को यहाँ पर जो अधिकारी होता था उसको महादंड नायक कहा जाता था। इसी तरीके से युद्ध मंत्री जो विभिन्न प्रकार के युद्धों को से संदर्भित रणनीतियां बनाता था, या शांति काल या संधि त्याज्य जो होता है युद्ध के पश्चात बनाने का जो कार्य था, यहाँ पर देखा जाए इसका काम होता था संधि विग्रहिक का। और चौथा जो काम यहाँ पे था, राजकोष का जो अधिकारी होता था उसे भंडार अधिकृत कहते थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो एक तरह से सही मिलान है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है इसमें से हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। दूसरा, शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। तीसरा, गुप्त संवत 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। देखिए तीनों अलग अलग संवत हैं, तीनों की अलग अलग गणना होती है, तीनों के बारे में यहाँ पर विचार भी किया जाता है पंचांग इत्यादि के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो। यहाँ पर आपको भारत के जो राष्ट्रीय पंचांग है इसके बारे में कल के लेक्चर में देखा था कि शक संवत को यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, जो कि यहाँ पे कथन हमने सही है। बाकी दो आपको यहाँ पर गेस करने क्या, ये दोनों भी सही हैं। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व और गुप्त संवत 319 ईस्वी में। अगर ये दोनों आपको सही गेस कर लेते हैं तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। कूट देख लेते हैं, 1 2 2 3, 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो बहुत आसान है, तीनों ही स्थितियां अपने आप में क्या हैं, सही हैं। विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी सही है 57 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त के समय। उसके बाद शक संवत 78 ईस्वी में देखा जाए तो यह आपको प्रारंभ हुआ कुषाण के समय, और 319 में देखा जाए चंद्रगुप्त प्रथम के समय यहाँ पर देखा जाए तो आपको गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। तो इस तरीके से तीनों ही अपने आप में सही हैं, इसलिए वो आंसर हो जाएगा 1 2 3 यानी कि सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे 2 युग्म दिए हैं, आपको एक बताना है कौन सा गलत है। पहला है भाग, जिसका मतलब है भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग। उद्रंग का मतलब है एक प्रकार का भूमिकर। उपरिकर का है एक प्रकार का भूमिकर। और डी यहाँ पर है कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेम है, इसमें से शायद कुछ एक गलत है, मैं इसे देखता हूँ। चलिए तो इसे मैंने ठीक कर दिया है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे ऊपरी कर में एक प्रकार के भूमिकर की जगह पे भूमिहीन कृषकों पर लगाया जाने वाला कर होगा। और चौथा है शुल्क, जो है विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर है। तो आपको बताना है इनमें से देखिए 4 ऑप्शन है, भाग, उद्रंग, उपरिकर, शुल्क, और उनके सामने यहाँ पे 4 हैं। भूमि उपज का लगभग 1/6, एक प्रकार का भूमिकर, भूमिहीन कृषकों पर लगाए जाने वाला कर, और विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर। तो एक गलत कौन सा है ये आपको बताना है, ए, बी, सी या डी में से यहाँ पे गलत क्या है। देखा जाए इसकी जो जानकारी है ये भी एक तरीके से गुप्त काल की कह सकते हैं राजस्व व्यवस्था या कर व्यवस्था, हम इसे कह सकते हैं कि किस तरीके से गुप्त काल में कर कैसे वसूल किया जाता था, किस किस भाग के रूप में वसूल किया जाता था। कालिदास जो है वहाँ पर अपने ग्रंथों के माध्यम से के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और मूल रूप से अगर हम देखें यहाँ पर जो जानकारी इसमें है जो सही है वो भी आंसर चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला जो है भाग यहाँ पर देखिए भूमि उपज का 1/6 वसूल किया जाता था कर के रूप में। ठीक है, तो एक तरीके का भूमि कर यहाँ पर है, कृषि कर भी इसे कह सकते हैं, जो कि उपज के हिस्से के रूप में वसूल किया जाता था, ये सही है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है उद्रंग। उद्रंग का मतलब देखिए यहाँ पे एक प्रकार का भूमि कर है, जो कि यहाँ पर भी सही है। पहला और दूसरा दोनों ही युग्म सही हैं। गलत सिर्फ यहाँ पर तीसरे और चौथे में है। तीसरा यहाँ पे देखिए तो लिखा है उपरिकर। उपरिकर भी देखा जाए तो यहाँ पर भूमिहीन कृषकों पर लगाया जाने वाला कर है, जो कि आपका सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 6 का डी, जो कि गलत है। सही क्या होगा, देखिए यहाँ पे शुल्क जो होता था ये बेसिकली आपको बिक्री पर लिया जाता था। ठीक है, बिक्री, उत्पाद,
को या सेल करके यहाँ पे जो भी कर वसूल किया जाता था, तो उस पे यहाँ पे लिया जाने वाला जो कर होता था उसे हम शुल्क कहते थे। जबकि विदेशी वस्तुओं के आयात पर जो कर होता था उसे हम वात्याय प्रत्यय कहते थे। ठीक है, तो यहां पर ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म यहां पर असत्य है? अगेन से यहां पर एक असत्य आपको ढूंढना है। ऑप्शन देखते हैं, मेघदूत, कालिदास, हर्षचरित, बाणभट्ट, प्रियदर्शिका, हर्ष, ब्रह्म सिद्धांत, नागभट्ट। तो यहां पर आसान है ये प्रश्न, ये आप फटाफट इसको आंसर अप कर सकते हैं। जल्दी इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कौन सा है, अर्थात एक असत्य इसमें से कौन सा है? देखिए यहाँ पे रचनाएं हैं एक तरफ और उनके रचयिता हैं, जो कि विभिन्न समय काल में लिखी गई रचनाएं और ग्रंथों को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसमें अगर हम देखें तो सही है मोस्टली, जैसे कि मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है, हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट ने लिखी है, प्रियदर्शिका जो है वो हर्ष ने लिखी है, ब्रह्म सिद्धांत जो है वो नागभट्ट ने नहीं लिखी है। वो किसने लिखी है? यहाँ पर आपको एक बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे देखिए ब्रह्म कॉमन है और सिद्धांत की जगह पे गुप्त हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मगुप्त के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का यहाँ पे डी। असत्य क्या है? ब्रह्म सिद्धांत किसके द्वारा लिखी गई है? ब्रह्मगुप्त के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। परमाणुवाद। परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? ठीक है, यहाँ पे दर्शन देखिए दिए हैं, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ABCD। परमाणुवाद यहाँ पे देखा जाए तो किसकी है या किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? न्याय दर्शन का है या सांख्य दर्शन का है या योग दर्शन का है, या फिर देखा जाए तो आपको न्याय वैशेषिक का है, सांख्य का है, योग का है, किसका है? तो इसमें देखें हम परमाणुवाद की जो प्रक्रिया यहाँ पर आपको बताई गई है ये आपको वैशेषिक दर्शन में यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके यहाँ पे प्रवर्तक की बात करें तो हम यहाँ पे कणाद या फिर इसको उलूक कहते हैं। उलूक या कणाद यहाँ पर देखा जाए तो वैशेषिक दर्शन के आपके प्रवर्तक माने जाते हैं, और परमाणुवाद का जो सिद्धांत वो आपको वैशेषिक दर्शन में यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी तरह योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कपिल। और न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो आपको गौतम माने जाते हैं। तो ये कई बार प्रवर्तकों को लेकर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। दूसरा, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि कणाद के शिष्य थे। तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा कथन एक जो है सत्य है बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए आसान सा है, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट इसी के बारे में क्वेश्चन से मिलता जुलता देखा। वहां पे मैंने एक का तो आंसर भी आपको बता दिया है कि कथन यहाँ पे न्याय दर्शन के संदर्भ में महर्षि गौतम जो है उसके प्रवर्तक हैं, जो कि अपने आप में एक सही ऑप्शन आपको मिल गया है ऑलरेडी। दूसरा, अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो आसानी से इसका आंसर यहाँ पे आपको कर सकते हैं कि जो यहाँ पे बताया गया कि योग दर्शन के प्रणेता जो है महर्षि पतंजलि, ये भी देखा जाए तो आधा मैंने आपको बता ही दिया है, आधा आपको गेस करना है। यानी सिर्फ इतना अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ पर सही कर लेंगे। सिर्फ इतना गेस करना है कि क्या कणाद के शिष्य थे महर्षि पतंजलि या किसी और के। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर कणाद नहीं थे। कणाद कौन की जगह पे कौन थे? पाणिनि। ठीक है, महर्षि पतंजलि किसके शिष्य माने जाते हैं आपको? पाणिनि के। तो यहां पर इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा कि केवल एक सही है, यानी कि ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन था? देखा जाए समुद्री पत्तन व्यापार के लिए जरूरी था, और व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको जिन क्षेत्रों पे आप साम्राज्य के विस्तार को देखते हैं गुप्त काल में, यहां पर आपको एक स्थिति जो है काकतीय साम्राज्य के बारे में आता है, और एक इंपॉर्टेंट पत्तन जो उनके पास था वो कौन सा, ये आपको गेस करना है, बताना है। ठीक है, काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम या नेल्लूरू। तो यहां पर कौन सा एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र था वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पर ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? देखा जाए इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, मार्को पोलो जब यहां पर यात्रा करने के दौरान आया था तो वो भी यहां पर देखा जाए इस पत्तन से होकर गुजरा था, उसने इसके बारे में जानकारी भी दी है। और
काकतीय साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन और बंदरगाह था एक तरीके से देखा जाए, जो उनकी व्यापारिक गतिविधियों को काफी ज्यादा यहाँ पर व्यापार के लिए, समुद्री व्यापार में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, वो था मोटुपल्ली। यानी कि आंसर क्या होगा आपका बी। तो 10 का यहाँ पर लगाइए आप सभी लोग, टिक होगा बी। जितने लोगों ने बी टिक किया है सही है। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन से एक युग्म कारक क्वेश्चन है। एक तरफ प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं और वो किस क्षेत्र में है दूसरी तरफ दिया गया है, इनको मिलान करना है और एक सही युग्म आपको बताना है। स्थानों के बारे में बोध गया बघेलखंड, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भ, नासिक मालवा, तिरुपति रायलसीमा। नीचे देख लेते हैं उपर्युक्त में से कौन सा सुमेलित है। 1 2 4, 2 3 4 5, केवल 2 और 5, डी है 1 2 4 5। तो इन क्षेत्रों के बारे में आप जानते हैं, इनका नाम सुना है, प्रसिद्ध स्थानों के बारे में आपने सुना है। अब क्या ये सही सुमेलित है ये आपको बताना है, ठीक है। बोध गया क्या बघेलखंड में है, ठीक है। बघेलखंड का एरिया क्या है, बघेलखंड के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बुंदेलखंड से परिचित होंगे, विदर्भ को जानते होंगे, मालवा है, नासिक का एरिया है, रायलसीमा। तो चलिए इनको एक करके हम आंसर गेस करते हैं। सबसे पहले देखिए बोध गया बघेलखंड एरिया में नहीं आता है, ठीक है, तो ये गलत सुमेलित है, हमें गलत सुमेलित। बोध गया देखा जाए बिहार के एरिया में आता है। अब बिहार जो होता है बघेलखंड के अंतर्गत नहीं आता है, तो एक एरिया ये जो है आपको देखा जाए, कहने का मतलब है पहले बोध गया जो है वो आपको बघेलखंड के अंतर्गत गलत है। खजुराहो जो कि बुंदेलखंड के एरिया में आपको बताया गया है, अपने आप में एक सही है, पहला युग्म जो आपको सही हो गया, ठीक है। चेक करते चलते हैं। सिरडी देखा जाए तो यहाँ पर अहमदनगर में पड़ता है। अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, और अहमदनगर के एरिया में देखा जाए तो आपको सिरडी पड़ती है, ना कि यहाँ पर विदर्भ में आता है। तो तीसरा भी आपको गलत है। नासिक भी अपने आप में देखा जाए खुद ही एक क्षेत्र है, और यहाँ भी एक क्षेत्र मालवा दे दिया गया है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको गलत हो जाता है। लास्ट पड़ता है यहाँ पे आपको तिरुपति और इधर रायलसीमा। तो हाँ, तिरुपति जो है आपको देखा जाए तो रायलसीमा के अंतर्गत आपको आता है। और इसको हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 11 का, तो यहाँ पर सिर्फ 2 सही हुए, 5वां और दूसरा, और इसके हिसाब से देखें तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्थान आपके सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो मिलान करने को है वो दूसरा और 5वां सही है। आंसर टिक करिए सी। क्वेश्चन नंबर 12 मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द एक आता है अर्घट्टा। ये किसे निरूपित करता है? ए देखिए बंधुआ मजदूर, बी है सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, सी है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र या वाटर व्हील, और डी है कृषि भूमि में बदली गई यहां पर बंजर भूमि। अब ये बताना है कि सही आंसर इसमें से कौन सा है, कि आर्थिक इतिहास के संदर्भ में जो अर्घट्टा शब्द है वो इन चारों में से किसे निरूपित करता है। अपने आप में देखा जाए तो ये काफी आसान है। अर्घट्टा को देखा जाए तो एक और शब्द यहां पर हम यूज करते हैं इसके लिए, रहट। मूल रूप से चालुक्य और परमारों को अगर हम देखें तो उन्होंने बड़े मात्रा में आपको झीलों तालाबों का यहाँ पर निर्माण कराया, और साथ ही साथ नहरों की प्रक्रिया को विकसित किया, जिसके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था का परिपालन यहाँ पर शुरू किया गया कृषि क्षेत्रों को लेकर के। तो अर्घट्टा जो शब्द है वो आपको किससे निरूपित करता है? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त यहाँ पर जल चक्र को लेकर। रहट जो शब्द है ये अपने आप में देखा जाए तो गाथा सप्तशती में यहाँ पे सबसे पहले शब्द का यहाँ पर एक वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? सी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? ठीक है, सामंती व्यवस्था से संबंधित यहाँ पे 3 तत्व दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि सही है या नहीं है। पहला दिया हुआ है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, और तीसरा, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना। अब तीनों में से यहां पे बताना है कि सही कूट कौन सा सही, एक उत्तर चुनना है। पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सामंती व्यवस्था के बारे में कथन सही है। देखा जाए तो गुप्तकाल में यहाँ पर आपको एक सामंती व्यवस्था के प्रादुर्भाव की एक स्थिति आपको देखने को मिलती है, और अपने आप में गुप्तोत्तर काल की स्थिति में और भी ज्यादा यहाँ पे आपको प्रगाढ़ होती हुई दिखाई देती है। और इसका जो मूल स्वरूप अगर हम देखें सामंती व्यवस्था को, तो एक आप देख सकते हैं प्रांतीय स्थितियां आपको इसमें यहाँ पर दुर्बल नहीं हुई हैं, बल्कि यहाँ पे कमजोर हुई थी। ठीक है, सॉरी, प्रांतीय व्यवस्था जो थे कमजोर नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पर बहुत ज्यादा
मजबूत हुई थी और केंद्रीय जो सत्ता थी वो यहाँ पर आपको कमजोर होती है। इसमें देखा जाए जो सामंती व्यवस्था थे, सामंत यहाँ पे काफी ताकतवर हो जाते हैं और जो अधिपति होते हैं वो एक कमजोर स्थिति आपको दिखाई देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे भूमि नियंत्रण स्वामित्व पर आधारित एक प्रशासनिक व्यवस्था को, एक तरीके के एक पर्टिकुलर क्षेत्र को यहाँ पर सामंतों को दिया था, जिसकी पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे सामंतों के द्वारा देखी जा रही थी। अब इस आधार पर अगर हम सामंती व्यवस्था को यहाँ पर देखें तो जो कथन आपका है इसमें ऑटोमेटिक जो तीसरा है वो अपने आप में सही कहता है कि यहाँ पे सामंत और अधिपति के बीच के संबंधों की एक सही व्याख्या है कि अर्थात कैसा संबंध है, स्वामी दास संबंध। भूमि नियंत्रण क्योंकि सीधा सीधा सामंतों को मिल जाता था एक भूमि के नियंत्रण और उसके स्वामित्व, तो उस पर यहाँ पर प्रक्रिया की चीजें, उस पर प्रशासन कैसा चलेगा, जो सामंतों के पास जिसकी भूमि थी सामंत जैसा चाहे वैसे प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करता था, तो अपने आप में दूसरा भी सही है। लेकिन तीसरा जो कथन है वो गलत है। रीजन क्या है, यहाँ उल्टा दिया हुआ है। यहां पे अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता लिखा हुआ है, सशक्त नहीं थी, दुर्बल थी। केंद्रीय सत्ता कैसी थी, दुर्बल थी। और दूसरी साइड यहां पे देखिए अत्यंत दुर्बल प्रांतीय स्थानीय राजनीतिक सत्ता, तो यहां पे दुर्बल नहीं होगा, यहां क्या होगा, सशक्त हो जाएगा। बस एक शब्द का यहां पे अंतर है, बाकी कथन सेम है। यही अगर दुर्बल यहां लिखा होता और ये आपको देखा है दुर्बल आपको यहां लिखा होता और यहां सशक्त अगर लिखा होता तो ये भी कथन आपका सही हो जाता। तो ओवरऑल यहां पे देखा है दूसरा तीसरा सही है, कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की सामंती व्यवस्था को आप बेहतर समझें, आंसर होगा यहां पे बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है यहां पे, कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय। ए बी सी डी, हर्षवर्धन को पराजित करने वाला शासक कौन था। आसान है, देखा जाए तो ऐहोल अभिलेख में यहां पर इसकी जानकारी भी आपको मिलती है कि हर्षवर्धन को यहां पे जो पराजित किया था वो नर्मदा के नदी के तट पर हुए युद्ध में यहां पे हर्षवर्धन को पराजित किया था। पराजित किसने किया था, यहां पे पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा 14 का बी। ठीक है, ऐहोल देखा जाए तो अभिलेख में यहां पर आपको इसकी जानकारी भी मिलती है कि यह युद्ध आपको नर्मदा नदी के तट पर यहां पर लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के देखा जाए तो शासनकाल के पश्चात जो कि कन्नौज पे शासन कर रहे थे, उनकी जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो उसके पश्चात देखा जाए कन्नौज का क्षेत्र खाली होता है और वहां पर देखा जाए तो एक तरीके त्रिकोणात्मक उस क्षेत्र को स्थापित हासिल करने के लिए संघर्ष होते हैं। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल, 4 लोग, 4 में से यहाँ पे 3 कौन से थे जो इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाह रहे थे, ये आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें चौथा जो है वो कौन सा नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे आंसर दीजिए। आसान सा है, बहुत आसानी से आप इसको नाम तुरंत जैसे ही क्वेश्चन आया होगा आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में एक तरीके से देखें तो यहां पर ठीक है, उस समय प्रतिहार का जो नेतृत्व कर रहे थे वत्सराज कर रहे थे, राष्ट्रकूटों का ध्रुव कर रहे थे और पाल का धर्मपाल कर रहे थे। ये तीनों ही जो शासक हैं एक तरह के त्रिकूट एक स्थिति जो कि कन्नौज पर स्थापित करने को हासिल करने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो एक संघर्ष की एक स्थिति इनके मध्य देखने को मिली और चोल इसमें कहीं से भी शामिल नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। मयूर शर्मन, हरिश्चंद्र, दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम। हिरण्यगर्भ नामक यह धार्मिक अनुष्ठान किसके द्वारा संपन्न कराया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी में से। मयूर शर्मन, हरिश्चंद्र, दंतिदुर्ग या कृष्ण प्रथम के द्वारा। देखा जाए तो ये हिरण्यगर्भ को स्वर्णगर्भ भी कहा गया है और ये जो हिरण्यगर्भ का ये धार्मिक अनुष्ठान कराया था वो दंतिदुर्ग ने कराया था चालुक्यों को पराजित करने के पश्चात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी है कि दंतिदुर्ग के द्वारा चालुक्यों को पराजित करने के बाद हिरण्यगर्भ नामक एक धार्मिक अनुष्ठान कराया गया और हिरण्यगर्भ को यहाँ पे स्वर्णगर्भ की भी संज्ञा दी जाती है। तो 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, चीनी तीर्थयात्री फहियान ने कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया।
दूसरा, चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। उपर्युक्त में से यहां पे कौन सा कथन सत्य है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी कहता है ना तो एक और ना ही दो। तो यहां पर बताएं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी में से यहां पर कौन सा सही है आपको बताना है। यहाँ पे दो चीनी तीर्थयात्रियों से संबंधित यहाँ पर कथन है, एक फहियान के बारे में है, दूसरा वेनसांग के बारे में है। देखा जाए तो पहला जो कथन है अपने आप में एक सही कथन है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा कथन है यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है उस संदर्भ को देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर होगा केवल एक, यानी कि ए। देखिए, चीनी तीर्थयात्री वेनसांग जब भारत आया था तो वहाँ पे हर्ष के शासन काल में मतलब वहाँ पे जाता है, और शुरू में अगर हम हर्ष को देखें तो वो यहाँ पर आपको शैव एक तरीके से आपके पालन कह सकते हैं, शिव के भक्त थे। लेकिन जब वेनसांग से मिलते हैं तो वहाँ पर वेनसांग से काफ़ी प्रभावित होते हैं और बाद में वो बौद्ध धर्म को यहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया अपने आप में। यहाँ पर एक देखा कोई विरोध नहीं था, बल्कि उनसे मिलने के साथ ही वहाँ पर उसे धारण वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि आपका दूसरा गलत है, केवल पहला सही है। तो 17 का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को किसने रोका? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। तो अभी हमने इसके बारे में ऑलरेडी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, तो इसका आंसर तो आप फटाफट दे सकते हैं। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का। क्वेश्चन नंबर 18 का ए, बी, सी, डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्यादा इसमें समय नहीं लेंगे क्योंकि ये आंसर अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, पुलकेशिन द्वितीय। 18 का बी, सभी लोग टिक कर लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये बताना है वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। ऑलरेडी आई थिंक इसका भी आंसर आप सभी जान गए हैं। चलिए फिर भी आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर इसमें से क्या होगा? किसके शासनकाल में वेनसांग भारत आता है? देखा जाए तो वेनसांग जो होते हैं 625, ठीक है, इसमें यहां पर आपको इसी से चलते हैं चाइना से, और 645 में वो भारत से वापस जाते हैं। तो देखा जाए तो करीब 20 साल का यहाँ पर उनका दौरा था भारत का। इस दौरान वो यहाँ रहते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा और देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय में जाते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा इत्यादि ग्रहण करते हैं। कुछ अलग अलग यहाँ पे शासकों के शासनकाल में भी जाते हैं, रहते हैं वहाँ पे, चीज़ों को समझते हैं। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि उस समय यहाँ पर देखा जाए तो हर्षवर्धन यहाँ पे अपना शासन संभाल रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ठीक है, किस नाम से करते हैं? फोक्यो की, यिंतु थियांतु, या सियुकी, या सिकियापोनो। तो चाइनीज जो लेखक थे उन्होंने भारत को भारत के नाम से नहीं बल्कि किस नाम से यहां पर उल्लेखित किया है अपने ग्रंथों में, वो आपको बताना है। कौन सा सही है? ए, बी, सी या डी? ये हो सकता है, पता नहीं आप लोगों में कितने लोगों को जानकारी है। जितने लोगों को है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम आज आप ये जानकारी यहाँ पे हासिल करने वाले हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर यहाँ पे है वो है बी, ठीक है। यिंतु या थियांतु के नाम से वो भारत का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर भारत का नाम चीनी लेखकों के द्वारा इस नाम से पुकारा जाता था, यहाँ पे बी हो जाएगा। सियुकी जो इसमें एक शब्द है, ये आपको वेनसांग के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है अपनी यात्रा, भारत यात्रा वृत्तांत को, वो यहाँ पर सियुकी के नाम से उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये दोनों ही चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत में बिहार के राजाओं का संपर्क था, किनसे था? बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, या जावा सुमात्रा से? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का राइट आंसर इसमें से क्या होगा? बिहार के शासकों का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? ए, बी, सी या डी? देखा जाए तो यहां पे क्वेश्चन आसान सा है। बिहार के जो शासक थे उनका जो संबंध था वो कहां से था? जावा सुमात्रा। जावा सुमात्रा देखा जाए तो इंडोनेशिया के आपके द्वीप हैं, और यहां पर आपको देखा जाए तो वर्तमान समय में हम इन्हें इंडोनेशिया भी कह सकते हैं। तो इंडोनेशिया तक देखा जाए तो यहाँ पर आपके बिहार के शासकों को संपर्क इत्यादि यहाँ पर स्थापित थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है डी।
चलिए अब आते हैं यहाँ पर अपना कुछ करंट और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड प्रश्नों को भी साथ साथ देखते चलते हैं। काफी सारे देखा जाए तो हमारे रिवीजन जो है आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों का ऑलरेडी होता चल रहा है, हमने कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन देखे भी हैं प्राचीन काल से भी, ऐसा ही हम मध्यकाल में भी करने वाले हैं और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन साथ साथ लेकर चलते हैं ताकि अलग से यहाँ पे जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कथकली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह ऋषि भरत के द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र पर आधारित है। दूसरा, मरड़ी प्रवालम, मलयालम और तमिल का मिश्रण कथकली गीतों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। सी, इसे पूर्व का गाथा गीत भी यहाँ पे कहा जाता है और उपर्युक्त कथनों में से इसमें कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे आंसर बताइए, इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, अपना टिक कर लें। इसकी व्याख्या फिर देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। करंट में यहाँ पर थोड़ा सा आया हुआ था कथकली को लेकर के, तो उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी लोग अपने अपने आंसर को टिक कर लीजिए क्या होगा, फिर आइए चल देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसका आंसर है बी। क्यों है उसको एक एक करके जो तीनों ही कथन है उनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम कथकली के अगर हम उत्पत्ति और इतिहास पर नजर डालें तो कथकली के बारे में कहा जाता है ये 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर में वर्तमान केरल में यहाँ पर इसको उत्पत्ति एक स्थिति यहाँ पर देखी जाती है और इस कथा के कला के प्रारंभ में मंदिर परिसर में प्रदर्शित से किया जाता था और बाद में फिर से शाही दरबारों में भी प्रदर्शित किया जाने लगा। एक लोकप्रियता इसे मिलती है। कथकली जो है ऋषि भरत के द्वारा लिखित नृत्य प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र पर आधारित है, इसलिए यहां पर देखा जाए तो पहला कथन आपका सही है। हालांकि कथकली जो है हाथों की मुद्राओं की व्याख्या के लिए ग्रंथ हस्त लक्षण दीपिका पर आधारित है, जो कि एक अन्य आपको शास्त्रीय पाठ है। इसके साथ साथ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कथकली संकट में थी और विलुप्त होने के कगार पर भी आ चुकी थी। तब यहां पर देखें तो पंडित प्रसिद्ध कवि वल्लथ थोल नारायण मेनन मनक्कुलम मुकुंद राजा ने कथकली के पुनरुद्धार हेतु शास्त्रीय कला और उसके रूपों को के लिए उत्कृष्टता केंद्र और केरल कला मंडलम स्थापित करने की यहां पर पहल की। इसके बाद से पूर्व का गाथा गीत भी यहां पर कहा जाता है, तो कथन 3 भी यहां पर आपको सही है। नृत्य और संगीत के संदर्भ से यहां पर हम देखें तो कथकली नृत्य संगीत भाव भंगिमा नाटक के तत्वों को जोड़ती है। ये एक देखा जाए तो गति को अत्यधिक शैलीबद्ध रूप से इसमें प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जटिल नाच, लयबद्ध बोल और हाथों के विभिन्न इशारों की मुद्राओं का यहाँ पर निरूपण होता है। नर्तक भावनाओं को व्यक्त करने, कहानियां सुनाने के अपने चेहरे के भावों का भी यहाँ पर उपयोग करते हैं, जिन्हें रस के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। इसमें मणि प्रवालम, मलयालम, संस्कृत का मिश्रण है जो कथकली गीतों में प्रयुक्त भाषा है, अतः कथन 2 देखा जाए तो यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए पहला और तीसरा यानी कि भी यहाँ पे सही है। कथकली गीतों के पाठ को अट्ठा कत्था के नाम से यहाँ पे जाना जाता है और चेंडा, मदलम, चेंगिला, इला, तालम कथकली संगीत के साथ प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अपना अपना आंसर देख लें, बी सही है, एक यहाँ पे गलत हो जाता है। इसमें तमिल देखा जाए तो तमिल भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो संस्कृत भाषा का इसमें भी प्रयोग, मलयालम भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे पाषाण युग के अंतिम चरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। दूसरा, होमो सेपियंस की उत्पत्ति का उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। तीसरा, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में पाई जाने वाली रॉक पेंटिंग्स और नक्काशियों से पता चलता है कि शिकार इनकी मुख्य निर्वहन गतिविधि थी। तो प्रयुक्त कथनों पर यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर गतिविधि सही है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर इसमें से क्या होगा, ए, बी, सी या डी में से। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सभी लोग नोट कर लें अपने अपने आंसर को। देखिए आंसर यहां पर है ए, ठीक है, और क्यों है अपना गलत सही जिसका भी है वो तो नोट कर लें, साथ साथ अब व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले देखिए पुरा पाषाण काल, जिसे हम पुराना पाषाण युग भी यहां पर आपको कहते हैं, यह मूल रूप से एक आखेटक और भोजन एकत्र करने वाली एक संस्कृति रही है और नव पाषाण युग में हम यहां पर इसके देखें समापन चरण के रूप में संदर्भित किया गया है, था यहां पर देखा जाए तो आपका कथन एक सही नहीं है। इसके अलावा पुरा पाषाण कालीन जो औजार थे कैसे थे, धारदार पत्थर, चोपर, कुल्हाड़ी, खुरचनी, भाला, धनुष और तीर इत्यादि इसमें आपको शामिल है। और ज्यादातर ये जो बनाए जाते थे कैसे बनाए जाते थे, चट्टान के क्वार्टजाइट पत्थर से इन्हें बनाया गया था।
साथ ही साथ देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हम देखें तो भीमबेटका जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में आपको रॉक पेंटिंग्स और नक्काशियों से यहां पर आपको एक जानकारी मिलती है कि इस दौरान इनका जो मुख्य कह सकते हैं कि जीवन शैली थी या जीवन निर्वहन का तरीका था वो क्या था, आपको शिकार था। तो इसलिए यहां पर आपका कथन 3 सही हो जाएगा। साथ ही साथ भारत में हम पूरा पाषाण काल को देखा जाए तो 3 चरणों में विभाजित करके पढ़ते हैं, जिसमें पहला है आपका प्रारंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल जो 50,000 से देखा जाए तो यहां पर 5 लाख से यहां पर 1 लाख ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी दौरान होमो सेपियंस की उपस्थिति उच्च पूरा पाषाण काल में यहां पर संबंधित है, अतः कथन 2 भी आपका सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफी यहाँ पे हाईलाइटेड आपको रहा है, काफी बार ये देखा जाए तो आपको चर्चा का विषय भी बना। आइए इससे रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा, लाभार्थियों को 5,000 रुपए नगद लाभ 3 किस्तों में यहाँ पर मिलता है। तीसरा, लक्षित लाभार्थियों में सभी पात्र गर्भवती महिलाओं स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं जिनकी गर्भावस्था 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद परिवार में पहले बच्चे के लिए है। उपर्युक्त कथन में से कितने यहाँ पे सही हैं? पहला अगर हम देखें तो केवल 1, दूसरा कहता है केवल 2, सी है सभी 3 और डी कहता है इसमें से कोई भी नहीं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संदर्भित यहाँ पर इन तीनों ही कथनों में से कौन सा कथन आपका यहाँ पर बताना है सही है? ए, बी, सी, अर्थात केवल 1 सही है, 2 सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही है, उनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है। तो सभी लोग यहाँ पे टिक कर ले, अर्थात कि यहाँ पे तीनों ही सही हैं। क्यों सही हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर के इसे 1 जनवरी 2017 के देश के सभी जिलों में लागू किया जाने वाला एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, केंद्र प्रायोजित योजना है। तो कथन यहाँ पर देखा जाए 1 यहाँ पर सही है। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नगद लाभ प्रोवाइड कराया जाएगा और ताकि उन्हें पोषण संबंधी जो भी जरूरतें उन्हें पूरा किया जा सके, मजदूरी के नुकसान इत्यादि की भरपाई उनकी की जा सके। लाभार्थी यहाँ पर देखा जाए कौन कौन सी महिलाएं जो होंगी इसकी लक्षित लाभार्थी हैं, उनमें से ऐसी सभी गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं और उन लोगों छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में हैं, जो किसी भी कानून के तहत यहाँ पे समान लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार की ऐसी महिलाएं जो कि गर्भवती हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा सभी पात्र गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताओं जो परिवार में पहले बच्चे के लिए 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद गर्भवती हैं, अतः कथन 3 भी देखा जाए तो यहाँ पर आपका सही है। तो कथन 1 भी सही है, कथन 3 भी सही है। अब चेक कर लेते हैं क्या कथन 2 भी आपका सही है या नहीं। योजना के तहत लाभ देखें तो इसमें लाभार्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना है, जैसे कि 5,000 रुपए का नगद लाभ 3 किस्तों में मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कथन 2 भी आपका सही हो जाएगा। गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण के लिए प्रसव पूर्व जांच की स्थिति यहाँ पर बताई गई है, जिसमें बच्चे के जन्म के पंजीकरण, परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करना, पात्र लाभार्थियों की जननी सुरक्षा योजना के तहत नगद प्रोत्साहन भी दिया जाएगा और इस प्रकार एक महिला को औसतन 6,000 रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक राष्ट्र एक आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग कर प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। दूसरा, पोषण ट्रैकर प्रबंधन एप्लीकेशन आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी अथवा 360 डिग्री दृश्य यहाँ पे प्रदान करता है। तीसरा, जिन प्रवासी श्रमिकों को अपने मूल राज्य में पंजीकरण कराया है वे ऐप के माध्यम से की जाने वाली योजनाओं और सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपने वर्तमान निवास स्थान के निकटतम आंगनवाड़ी केंद्रों में जा सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? केवल 1, केवल 2, तीनों या कोई भी नहीं। तो आपको इसमें से 3 कथन हैं, आराम से देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। पोषण ट्रैकर को लेकर के ये क्वेश्चन है, आपको बताना है पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर के यहाँ पे कथन कौन सा सही नहीं है। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पे एक राष्ट्र एक आंगनवाड़ी ऐप ट्रैकर ऐप जो यहाँ पे इसके संदर्भ में है कि एक राष्ट्र एक आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग
कर प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है, अतः कथन एक आपका सही है। आंसर पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, डी है, ठीक है। इसके बाद पोषण ट्रैकर प्रबंधन एप्लीकेशन आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी अथवा 360 डिग्री दृश्य प्रबंधन करता है, था कथन 2 भी सही है। जिन प्रवासी श्रमिकों ने अपने मूल राज्य में पंजीकरण कराया है वे ऐप के माध्यम से प्रदान की जाने वाली योजनाओं और सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपने वर्तमान निवास स्थान के निकटतम आंगनवाड़ी केंद्रों में जा सकते हैं, और कथन 3 भी यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि सही नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से तीनों ही देखा जाए तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर ही हो गया आज का हमारा सेशन। नेक्स्ट सेशन आपका प्राचीन भारत को लेकर के अंतिम सेशन हमारा कल होगा, और साथ ही साथ हम फिर नेक्स्ट वीक का यहाँ पर टारगेट प्रोग्राम आपको संडे को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।